हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अगस्त महीने के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में यानी कि 15 से लेकर के 21 अगस्त के बीच में जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, हम लोग उन सभी को कवर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि 15 अगस्त को ही भारत ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। बाकी इस पूरे वीक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, सारे हम लोग इसी वीडियो के अंदर MCQ फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने ODI से संन्यास लेने के अपने पिछले फैसले को वापस ले लिया है? तो बेन स्टोक्स जो खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और पिछले साल ही यानी कि 2022 के अंदर ही इन्होंने ODI से संन्यास लेने की अनाउंसमेंट कर दी थी। लेकिन अभी ODI का जो वर्ल्ड कप आप जानते हैं भारत की मेजबानी में होने वाला है, उससे पहले ही इन्होंने अपने पिछले फैसले को वापस ले लिया है, यानी कि ये ODI टीम में क्रिकेट इंग्लैंड के लिए खेलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इंग्लैंड की टीम में ये फिर से वापस आ गए हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि ODI का जो वर्ल्ड कप है वो भारत की मेजबानी में अक्टूबर और नवंबर के महीने में होने वाला है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन से शहर में खुला है? तो 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके भारत में पहली बार एक डाकघर बनाया गया है, जिसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये जो डाकघर है, ये जो पोस्ट ऑफिस है, इसको 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है और महज 43 दिनों के अंदर ही इसको बना करके तैयार कर दिया गया। अगर नॉर्मली बनाया जाता तो कम से कम 6 महीने इसको बनाने में लगते, लेकिन 43 दिनों के अंदर ही 3D प्रिंटिंग तकनीक से इसको बनाया गया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इसको कहाँ पर बनाया गया है, कौन से शहर में? तो इसको बेंगलुरु में बनाया गया है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपसे एक महत्वपूर्ण चीज़ पूछेंगे कि इसको बनाया किसने है, तो उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। बिल्कुल आपको इसका नाम याद रखना है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने इसको IIT मद्रास की तकनीकी सहायता से बनाया है। तो ये सभी आपको याद रखने पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। PM ई बस सेवा के तहत कितने शहरों में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM ई बस सर्विस को मंजूरी दे दी है और इसके तहत भारत के अंदर 169 शहरों के अंदर 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। तो इन शहरों के अंदर सिटी बसेस शुरू की जाएंगी जो कि इलेक्ट्रिक सिटी से चलेंगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल खर्च आने वाला है वो है 57,613 करोड़ रुपए। इसकी अनुमानित लागत होगी 57,613 करोड़ रुपए, जिसके जरिए 169 सिटीज के अंदर 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस संस्था के संस्थापक थे? तो डॉक्टर विंदेश्वर पाठक कौन है, इनके बारे में आप जानते होंगे। ये भारत के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने ही सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है उसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि इनको 1991 के अंदर भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दिया गया था। 2009 के अंदर इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था और स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो होता है इसको जल के क्षेत्र में यानी कि वाटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2018 में इनको जापान के द्वारा निकियाई एशिया पुरस्कार भी दिया गया था। तो डॉक्टर विंदेश्वर पाठक की हाल ही में डेथ हो गई है। अभी जब भारत ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया 15 अगस्त को, उसी दिन इनकी डेथ हुई है। भारत में प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? सद्भावना दिवस यानी कि हार्मनी डे, ये हर साल मनाया जाता है 20 अगस्त के दिन, क्योंकि ये जो सद्भावना दिवस होता है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन होता है और राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त सन 1944 को। तो इनका जो जन्मदिन होता है उसको सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे आपको बता दूं, राजीव गांधी जो है वो 1984 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 1989 तक रहे थे, यानी कि ये 40 साल की उम्र में ही भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। तो इनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन स्पोर्ट करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अंडर 17 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय लड़की कौन बन गई है? तो अंडर 17 लेवल पर जो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हाल ही में हुई है, उसमें पहली बार किसी भारतीय गर्ल ने जीता है और उनका नाम है अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 15 वर्ष की हैं और इन्होंने स्क्वैश में जो जूनियर एशियाई चैंपियनशिप हुई है
उसके अंदर पहली बार जीता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो चैंपियनशिप हुई है स्क्वैश की, ये कहाँ पर हुई थी? ये चीन के अंदर आयोजित की गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश भर में वास्तविक समय में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए केंद्रीय जल आयोग ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारत भर में रियल टाइम में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फ्लड वॉच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्लड वॉच नाम का जो एप्लीकेशन है, ये क्या करेगा? सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करेगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर उसके बाद भारत के अंदर रियल टाइम में फ्लड की सिचुएशन की जानकारी देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों में रियल टाइम में फ्लड की क्या सिचुएशन है वो दिखाया जाएगा। यहाँ पर बाढ़ का पूर्वानुमान भी दिया जाएगा। अगले 7 दिनों के अंदर अगर कहीं पर बाढ़ आ सकती है तो उसका पूर्वानुमान भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो फ्लड वॉच नाम की एप्लीकेशन को केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? आगामी एशिया कप 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो एशिया कप 2023 जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, इसके बारे में एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि इसको इस बार 2 कंट्रीज मिलकर के होस्ट कर रहे हैं। एक तो श्रीलंका और दूसरा है पाकिस्तान। श्रीलंका और पाकिस्तान। तो एशिया कप 2023 जो है, इसमें भारतीय जो टीम जाएगी उसको लीड करेगी रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को इस टीम का कैप्टन बनाया गया है और जो हार्दिक पांड्या है इनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। एशिया कप 2023 जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये इसका 16वां संस्करण है। कब से कब तक ये होगा? 30 अगस्त को शुरू होगा और 17 सितंबर तक ये चलेगा। इसमें ओडीआई फॉर्मेट में जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। होस्ट कंट्री मैंने आपको बता दिया है, 2 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर टोटल 6 टीमें खेलेंगी जिसमें भारत भी होगा। 13 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल जो मैच होगा वो श्रीलंका के कोलंबो में स्थित आर प्रेमदास स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। तो अभी के लिए आपको इस टूर्नामेंट के बारे में इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य आगामी 1 नवंबर से लेकर के 10 जनवरी तक राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगा? तो खेल महारण जो है ये आयोजित किया जाएगा असम राज्य के अंदर। ये असम में एक राज्य स्तर का टूर्नामेंट होगा जो कि 2 महीने 10 दिन यानी कि 1 नवंबर से शुरू होगा और 10 जनवरी 2024 को ये समाप्त होगा। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पर असम के अंदर राज्य स्तर का टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें 5 शहरों के अंदर 5 अलग अलग तरह के जो स्पोर्ट्स हैं वो खेले जाएंगे। तो इसमें लाखों की संख्या में जो एथलीट हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। मोहम्मद हबीब का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित थे? मोहम्मद हबीब ये भारत के एक मशहूर फुटबॉलर थे। भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसके ये पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं। 1965 से लेकर के 1975 तक यानी कि 10 सालों तक इन्होंने भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसका नेतृत्व किया था, उसके कैप्टन थे। इसी बीच 1970 के अंदर जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत की फुटबॉल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था इनके नेतृत्व में। तो ये बात भी याद रखिएगा, ये फुटबॉल से संबंधित थे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है ये आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। देश के नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और अब इसका विस्तार किया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट ने अगले 5 सालों के लिए इसके विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो अगले 5 सालों में इस पर कितना खर्च किया जाएगा? 14,903 करोड़ रुपए। 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 अगस्त 2023 को जारी किए गए आईसीसी पुरुष टी20 रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज कौन है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में पुरुषों की टी20 रैंकिंग जारी की है। तो टी20 में पूरी दुनिया के जो सबसे बेस्ट बल्लेबाज हैं वो हैं भारत के सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा आईसीसी ने 2022 के अंदर सबसे बेस्ट टी20 क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो सूर्य कुमार यादव को ही दिया था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हाल ही में मेंस टी20 प्लेयर रैंकिंग्स जारी की गई है। इसमें बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर क्रिकेटर्स इनकी अलग अलग रैंकिंग जारी हुई है। तो बैटिंग में तो सबसे नंबर 1 पर हैं सूर्य कुमार यादव जो कि भारत से हैं। फिर बॉलिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट बॉलर हैं अफगानिस्तान के राशिद खान। और टी20 में ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो ऑलराउंडर क्रिकेटर्स की रैंकिंग में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन नंबर 1 पर हैं। तो अभी आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है ताकि इजीली आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। यहाँ पर पूछा गया है
कि असम के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए परिसीमन अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो हो सकता है अभी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो। तो देखिए, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य असम है, असम जो राज्य है, यहाँ पर कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, इसका निर्धारण करने के लिए भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक परिसीमन आयोग बनाया था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। तो इस डीलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग का इतना ही काम था कि ये असम राज्य के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, इसका पुनर्निर्धारण करे। तो अब इस परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर मैं लिखकर आपको बताता हूँ। असम राज्य के अंदर लोकसभा और विधानसभा सीटों का यहाँ पर पुनर्निर्धारण किया गया है। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 14 ही हैं, यानी कि पहले जितनी थी उतनी ही अभी भी है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे ही विधानसभा की सीटों में भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी 126 सीटें थी और अभी भी असम के अंदर विधानसभा की सीटें 126 ही रहेंगी। अब लोकसभा की जो यहाँ पर 14 सीटें हैं, इनमें से यहाँ पर एक सीट तो एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व की जाएगी और 2 सीटें यहाँ पर एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई है। 126 जो विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 9 सीट्स एससी कम्युनिटी के लिए और 19 सीट्स एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई है। तो आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही याद रखना है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा सीटें कितनी है। लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर टोटल 14, तो कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 18 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का क्या नाम है। तो भारत में पहली बार लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर लॉन्च की गई है और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में जो दूसरी रिवॉल्वर्स हैं उसकी तुलना में इसकी जो रेंज है वो लगभग 2 गुनी है, क्योंकि इसकी फायरिंग रेंज है 50 मीटर, तो 50 मीटर दूरी तक ये फायर कर सकती है। तो ये जो रिवॉल्वर है लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, इसको नाम दिया गया है प्रबल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रबल नाम की ये जो रिवॉल्वर है इसको बनाया किसने है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको बनाया है एक सरकारी कंपनी ने जिसका नाम है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, यानी कि अवेल। तो ये संस्था कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में बेस्ड है। तो इसी ने भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर लॉन्च की है जिसका नाम है प्रबल। फिर स्पोर्ट करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से किस देश ने फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो महिलाओं का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है ये आप सभी जानते हैं कि 4 साल में एक बार होता है। तो इस बार इसकी मेज़बानी किसने की है, सबसे पहला सवाल यही होगा। तो इसकी मेज़बानी 2 कंट्रीज़ ने की है, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। अगर आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते होंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी मेज़बानी कर रहे थे। इसको जीता किसने है, इसको जीता है स्पेन देश ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्पेन ने इसको पहली बार जीता है और इसने फाइनल में इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम को हरा दिया है। तो अब मैं आपको, क्योंकि ये टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है, तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है इसका मेज़बान कौन है। इसको 2 कंट्रीज़ ने इसको होस्ट किया है, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। 20 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया। चैंपियन बना है स्पेन की टीम फर्स्ट टाइम और रनर अप यानी कि उप विजेता रहा है यहाँ पर इंग्लैंड। फिर ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछते हैं। ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था, तो यूनिटी इसका थीम सॉन्ग था। मैच बॉल कौन सी थी, जो इसमें बॉल इस्तेमाल की गई उसको एडिडास कंपनी ने बनाया था और उसको नाम दिया गया था ओशियान्स। ऑफिशियल मैस्कट यानी कि शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था ताजुनी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पेंगुइन है। तो अभी आगे देखते हैं। अब जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो उसमें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं जब संपन्न हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए गोल्डन बॉल जो अवार्ड होता है ये पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। तो इस बार के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की सबसे बेस्ट जो प्लेयर थी उनका नाम है एटाना बोनमाटी, ये स्पेन की है। देन गोल्डन बूट अवार्ड ये किसको मिलता है, तो ये उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा गोल किए हो। तो सबसे ज़्यादा गोल किए थे जापान की हिनाटा मियाजावा ने। हिनाटा मियाजावा जो कि जापान की, इन्होंने 5 गोल किए थे जिसके चलते इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। गोल्डन ग्लव अवार्ड जो होता है ये बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है, जो कि इस बार मिला है इंग्लैंड की मैरी अरब्स को। देन इसके बाद अगला है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया है शल्मा पैरालुएलो को, जो कि स्पेन की है। फिर फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है जापान की टीम को। तो बस आपको इस टूर्नामेंट के बारे में इतना ही याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर ईजिली कर पाएंगे।
प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 अगस्त को ही एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है और उसको बोलते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस। तो दो आपको याद रखने हैं 19 अगस्त को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की थीम क्या है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की थीम रखी गई है लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स 17 से लेकर के 20 अगस्त तक यूथ 20 सम्मेलन 2023 कौन से शहर में आयोजित किया गया है? यूथ 20 को ही Y20 भी बोलते हैं और ये G20 का युवाओं का ग्रुप है। युवाओं की जो कम्युनिटी है G20 के, उसी को Y20 या फिर यूथ 20 बोला जाता है। तो हाल ही में U20 सम्मेलन जो है ये वाराणसी के अंदर आयोजित किया गया है। जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वाराणसी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और भारत के जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ये साउथ इंडिया में होगी। तो बिल्कुल इसका हेडक्वार्टर जो है वो केरल के त्रिशूर में है। त्रिशूर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हालांकि इसके जो ब्रांचेस हैं वो पूरे देश भर में फैली हुई है। तो साउथ इंडियन बैंक जो कि एक भारत की प्राइवेट बैंक है, इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं PR शेषाद्री। हाल ही में आरबीआई ने 3 साल के लिए PR शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बांग्लादेश सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में व्यापारियों के लिए माल परिवहन के लिए कितने मार्गों को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में माल ढुलाई के लिए भारत के व्यापारियों के लिए टोटल 4 रूट्स की मंजूरी दी है। टोटल 4 रूट्स को मंजूर किया है बांग्लादेश की सरकार ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश के 2 पोर्ट्स के इस्तेमाल के लिए एक समझौता किया था। एक तो है मोंगला पोर्ट जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरा है चित्तागांव पोर्ट या फिर इसी को चटगांव पोर्ट भी बोला जाता है। तो समझौते के तहत भारत के जो व्यापारी हैं वो इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं माल ढुलाई के लिए। तो अभी बांग्लादेश की सरकार ने इन्हीं पोर्ट से टोटल 4 रूट्स को मंजूरी दी है जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं। तो मोंगला पोर्ट से 2 रास्ते जो हैं वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं। इसी तरीके से चटगांव पोर्ट से भी 2 रूट्स को मंजूरी दी गई है जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं ताकि माल की ढुलाई में आसानी हो। फिर ये क्वेश्चन भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 की थीम क्या थी? तो इस बार के इंडिपेंडेंस डे की थीम रखी गई थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिपेंडेंस डे इस बार 77वां था, लेकिन अगर आपसे पूछें कि स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी, तो वर्षगांठ इस बार थी 76वीं। इन दोनों में फ़र्क है क्योंकि जो वर्षगांठ होती है जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो ही वर्षगांठ मनाई जाती है। तो वर्षगांठ में 1 साल आपको हमेशा कम करना है। तो 77th इंडिपेंडेंस डे था और 76वीं वर्षगांठ थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो भारत ने अपना 77th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोनों में फ़र्क है। इंडिपेंडेंस की भारत ने अपनी 76वीं वर्षगांठ मनाई है क्योंकि 76 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 में देश भर से कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था? तो इस बार के इंडिपेंडेंस डे समारोह को लाल किले से देखने के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों से टोटल 1800 विशेष अतिथियों को इनवाइट किया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें भारत के कई सारे श्रमिक थे, कई सारे मछुआरे थे। इसके अलावा भारत के जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं, जो भारत के उत्तरी सीमा पर बसे हुए गांव हैं, वहाँ के जो सरपंच हैं उन गाँव के, उनको भी इसमें इन्वाइट किया गया था। भारत के अंदर कई सारी नर्सेस को भी इन्वाइट किया गया था। तो इस तरीके से जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर से 1800 विशेष अतिथियों को इस बार इन्वाइट किया गया था। अब जैसा कि आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। तो उनके संबोधन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि साल 2023 इनमें से किसकी 500वीं जयंती का वर्ष है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2023 जो है ये रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती का वर्ष है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
रानी दुर्गावती का जो जन्म हुआ था वो 1524 में हुआ था। ये गोंडवाना की क्वीन थी। तो इन्होंने मुगल शासक के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा की थी और इनकी ही इस बार 500वीं जयंती का वर्ष है। बाकी जो ऑप्शन हैं इनके बारे में भी पीएम मोदी ने बात कही थी, जैसे कि मीराबाई जो है उनकी 525वीं जयंती का वर्ष है, 525वीं। श्री अरबिंदो जो कि भारत के एक महान क्रांतिकारी रहे हैं, इनकी इस बार 150वीं जयंती का वर्ष है। इसी तरीके से दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, इनकी 200वीं जयंती का वर्ष है। तो सभी के बारे में याद रखिएगा। रानी दुर्गावती की 500वीं। भारत ने कितनी ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि देश भर में टोटल 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके लिए जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जो ड्रोन्स होंगे ये एग्रीकल्चर ड्रोन्स होंगे, यानी कि कृषि क्षेत्र में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारत के ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट जो है वो 2 करोड़ महिलाओं को बनाना है। भारत ने किस वर्ष तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा कौन से साल तक? 2047 तक। 2047 बहुत ही महत्वपूर्ण साल होगा क्योंकि भारत की आज़ादी के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, ये पीएम मोदी ने कहा है। हाल ही में सरकार ने पारंपरिक कौशल रखने वालों के लिए किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो जो भी लोग पारंपरिक कौशल का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बढ़ई हैं, लोहार, कुम्हार इत्यादि, तो उन लोगों के लिए सरकार एक योजना लेकर आएगी, उन लोगों के कल्याण के लिए, जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को इसके बारे में अनाउंस किया। इस बार के बजट के अंदर भी इसकी बात करी गई थी। अगर आपने बजट के बारे में पढ़ा हो तो अब इस योजना को आने वाली विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने 13 से लेकर के 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया है? तो हर घर तिरंगा अभियान जो है ये भारत का संस्कृति मंत्रालय आयोजित करता है। पिछले साल भी आयोजित किया गया था, इस बार भी हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। 15 अगस्त 2023 को भारत ने किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंप दिया है? तो डोर्नियर 228 नाम का एक समुद्री निगरानी विमान हाल ही में सौंप दिया है इंडिया ने श्रीलंका देश को। तो अभी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर श्रीलंका में एक समारोह आयोजित किया गया था और उसी समारोह के दौरान भारत ने डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंप दिया है। तो इससे श्रीलंका के अंदर वहाँ पर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में हेल्प मिलेगी। हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में सरकार ने सिम कार्ड बेचने के नियमों में कुछ बदलाव किया है। जैसे कि मोबाइल सिम कार्ड जो डीलर्स हैं जो कि सिम कार्ड बेचते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य होगा कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो। यानी कि अगर किसी भी सिम कार्ड डीलर या फिर व्यापारी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो सिम कार्ड नहीं बेच सकता है। तो ये हाल ही में संचार मंत्रालय ने अनाउंस किया है। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बदलाव किया गया है कि अब सिम कार्ड्स जो हैं वो बल्क में नहीं बेचे जा सकते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक साथ कई सारी सिम नहीं ले सकता है। तो ये सारे बदलाव क्यों किए गए हैं? भारत के अंदर जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक वीएस अरुणाचलम का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वीएस अरुणाचलम भारत के मशहूर साइंटिस्ट थे। इन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च की है। और आपको बता दूं कि जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के अंदर एक लैब है। डीआरडीओ के कई सारी भारत में लैब्स हैं, उन्हीं में से एक है डीआरडीएल, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो कि है हैदराबाद के अंदर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस संस्था के महानिदेशक थे। साल 1990 के अंदर ये डीआरडीएल के महानिदेशक बने थे और इसी साल इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान यानी कि पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डीआरडीएल के महानिदेशक के अलावा इन्होंने भारत के रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में भी काम किया था। तो आपको याद रखना है वीएस अरुणाचलम भारत के एक मशहूर साइंटिस्ट थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कौन से स्थान पर आयोजित की गई है? तो अंडर 20 यानी कि 20 साल से कम उम्र के जो पहलवान हैं उनकी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हाल ही में हुई है। ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? जॉर्डन की राजधानी अम्मान के अंदर। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं अम्मान 2023। तो जॉर्डन की जो कैपिटल है अम्मान, वहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई है।
अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि इस चैंपियनशिप के अंदर भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो यहाँ पर भारत के पहलवानों ने टोटल 14 मेडल जीते हैं। इनमें से 4 तो गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो 4 3 7 करके इसको आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ भारत को ये जो 4 स्वर्ण पदक मिले हैं इस चैंपियनशिप के अंदर, ये किन खिलाड़ियों ने दिलाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से एक तो पुरुष पहलवान है, बाकी सभी महिला पहलवानों ने जीते हैं। मोहित कुमार, इन्होंने 61 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अंतिम पंघाल, इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जीता है। प्रिया मलिक, इन्होंने 76 में, और सविता ने 62 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स भी बने हैं जो कि मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से आगे कराता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है। तो 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप को जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है उनका नाम है अंतिम पंघाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतिम पंघाल जो है इससे पहले यानी कि 2022 के अंदर भी इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता था और इस बार भी इन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरीके से लगातार 2 बार इन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। प्रिया मलिक ने भी गोल्ड मेडल इस बार जीता है, लेकिन इससे पहले इन्होंने कभी भी नहीं जीता था। तो ये इनके पूरे करियर का पहला गोल्ड मेडल है। अब आगे देखते हैं, अंडर 20 विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो अंडर 20 लेवल पर जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होती है उसमें जो पहली भारत की वर्ल्ड चैंपियन बनी थी वो थी अंतिम पंघाल, और इस बार क्योंकि प्रिया मलिक ने भी जीत लिया है तो ये अब दूसरी भारत की चैंपियन बनी है अंडर 20 के अंदर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिहार के अंदर किस स्थान पर एनटीपीसी की 660 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में भारत के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने बिहार राज्य के बाढ़ जिले के अंदर एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है जो कि 660 मेगावाट का है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के बाढ़ जिले के अंदर भारत के केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने पहली बार उद्योग रत्न पुरस्कार दिए हैं और ये पुरस्कार दिया गया है भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रतन टाटा को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भारत के उद्योग क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है, जिसके चलते इनको यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने लगातार बारिश के कारण व्यापक नुकसान के बाद पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में लगातार बारिश हुई जिसके चलते यहाँ पर बाढ़ भी आई, यहाँ पर भूस्खलन हुआ, बादल फटने की घटनाएं हुई। तो इन सबसे जो बड़े लेवल पर यहाँ पर नुकसान हुआ है उसके बाद पूरे राज्य को ही प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है, यानी कि नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया। तो हिमाचल प्रदेश में ये अनाउंस किया गया है, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनकी पार्टी है कांग्रेस। हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्न में से कौन से राज्य की पहाड़ी झीलों में सैलामेंडर की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो सैलामेंडर जो जीव होता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये छिपकली जैसा दिखता है। हालांकि ये एम्फीबियन होता है, यानी कि जल में भी रह सकता है और ये थल पर भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। तो सैलामेंडर की इस नई प्रजाति को खोजा गया है मणिपुर के अंदर, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मणिपुर के अंदर रूस और इंडिया के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये सैलामेंडर की नई प्रजाति की खोज की है और इसको नाम दिया गया है टाइलोटोट्रिटन जमेंग। टाइलोटोट्रिटन जमेंग जमेंग जो है ये मणिपुर के अंदर एक झील है पहाड़ी इलाके में, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विंध्यगिरी फ्रिगेट को कौन से स्थान पर लॉन्च किया है। तो INS विंध्यगिरी क्या है, ये एक फ्रिगेट जहाज है, इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करेगी। एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A, और प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 फ्रिगेट जहाज बना करके इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। तो इन्हीं में से जो 6वां जहाज है वो हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। इसका नाम है INS विंध्यगिरी, और इसका नाम जो है ये कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इनफैक्ट इस सीरीज के अंदर जो 7 जहाज इंडियन नेवी को मिलेंगे उन सभी के जो नाम हैं वो किसी न किसी भारत की पर्वत श्रृंखला के नाम पर ही रखे गए हैं, जैसे INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, महेंद्रगिरी इत्यादि। तो INS विंध्यगिरी इस सीरीज का 6वां जहाज है जिसको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के अंदर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस जहाज को कौन से शिपयार्ड ने बनाए हैं।
तो भारत के कोलकाता के अंदर बेस्ड एक शिपयार्ड है जिसका नाम है GRSE, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता के अंदर बेस्ड है। इसी ने इस जहाज को बना करके तैयार किया है। तो अभी इसके परीक्षण होंगे और फिर इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल जो है, या आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एक नशा मुक्ति अभियान है जिसको पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर शुरू किया गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो एक दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हाल ही में गई थी। उसी दौरान इन्होंने कोलकाता के अंदर INS बिंदीगिरी को भी लॉन्च किया है और यहाँ पर इस अभियान को भी शुरू किया है, माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल। निम्न में से किस राज्य के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? तो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना जो है ये महाराष्ट्र के अंदर शुरू की जाएगी, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस योजना के तहत क्या होगा, महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो दूर दराज के आदिवासी इलाके हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा ताकि आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू की जाएगी। यहाँ पे आपको बता दूं कि इस योजना के ऊपर महाराष्ट्र की जो सरकार है वो 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 5,000 करोड़ रुपए। 2024 के मध्य में भारतीय वायुसेना किस बहुपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन करेगी? तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो आने वाले 2024 के मिड में एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का आयोजन करेगी और उम्मीद है कि इसमें 12 कंट्रीज के जो वायुसेना है वो शामिल होंगी। तो ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होने वाला है। यहाँ पे पूछा गया है कि इसको नाम क्या दिया गया है? इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है तरंग शक्ति। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो तरंग शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो 2024 के मध्य में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि 8 अक्टूबर 2023 को जिस दिन भारतीय वायुसेना दिवस होगा, तो आपको बताना है कि उस दौरान जो परेड होगी, इस बार की जो परेड है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तकनीकी खराबी के कारण किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो लूना 25 मिशन जो है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको सेकेंड वीक की वीडियो के अंदर बताया था। लूना 25 जो है ये रूस का एक चंद्र लैंडर मिशन था। हालांकि ये फेल हो चुका है क्योंकि चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले ही ये क्रैश हो गया है। तो लूना 25 रूस का मिशन था, जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत का जो चंद्रयान 3 है वो अब सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। 23 अगस्त को 6:04 शाम के टाइम पर वो चंद्रमा की सरफेस पर लैंड कर चुका है और इस तरीके से जो भारत है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये आपको पता होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लूना 25 मिशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो लूना 25 जो है इसी को पहले लूना ग्लोब लैंडर बोलते थे, लेकिन बाद में फिर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था लूना 25। इसमें इस तरह का एक लैंडर भेजा गया था जिसको चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था और ये लैंड नहीं हो पाया, लैंडिंग से पहले ये क्रैश हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था और 20 अगस्त को ये क्रैश हो गया। इसको 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करना था। ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था सोयूज 2.1P। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पिछले वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि जो भारत का चंद्रयान 3 है उसको कौन से रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया था। तो आप में से सभी ने उसका आंसर करेक्ट किया था। उसका नाम है LVM-3। LVM-3 M4 रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित भारतीय मूल के व्यक्तियों में से कौन सिंगापुर कंट्री के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सिंगापुर के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भारतीय मूल के वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि एलिजिबल हुए हैं। तो सिंगापुर के अंदर अगले महीने यानी कि सितंबर 2023 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। सिंगापुर में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो 6 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अभी के समय वहाँ की जो राष्ट्रपति है उनका नाम है हलीमा याकूब। हलीमा याकूब। तो अभी वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं सितंबर में और उसके लिए भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जो कि एलिजिबल हुए हैं इस इलेक्शन के लिए, जिनका नाम है थर्मन शनमुगरत्नम। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मन शनमुगरत्नम। PK अग्रवाल के बाद हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हरियाणा के अंदर अभी तक जो यहाँ के DGP थे उनका नाम था PK अग्रवाल, लेकिन अब इनकी जगह ले ली है शत्रुजीत कपूर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए।
तो हरियाणा में जो नए डीजीपी बने हैं उनका नाम है शत्रुजीत कपूर। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कौन से दिन मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस जो होता है ये हर साल 19 अगस्त को होता है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वो भी 19 अगस्त को ही होता है और विश्व मानवतावादी दिवस ये भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो अब मैं इसी के साथ आपको दिखाता हूँ कि थर्ड वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। सबसे पहले तो 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंस डे था और ये 77th इंडिपेंडेंस डे था जिसकी थीम रखी गई थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 19 अगस्त को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, एक तो विश्व मानवतावादी दिवस और दूसरा होता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की थीम आपको याद रखनी है जो कि है लैंडस्केप्स। फिर 20 अगस्त को मनाया जाता है भारत में सद्भावना दिवस जो कि राजीव गांधी का जन्मदिन होता है। किस राज्य की सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? मो जंगल जामी योजना को शुरू किया है ओडिशा राज्य की सरकार ने। ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता होगा, जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो भी मैंने आपको बताया था। और अभी हाल ही में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। तो इस योजना के अंदर क्या होगा, जो ओडिशा राज्य के अंदर आदिवासी लोग हैं और जो वनों में निवास करते हैं उन लोगों के लिए ये योजना है। बेसिकली उनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको ये बढ़ावा देगा। तो मो जंगल जामी योजना को ओडिशा राज्य की सरकार ने शुरू किया है। 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार ट्रेडिशनल मेडिसिन पर चर्चा करने के लिए वैश्विक सम्मेलन हुआ है। तो इसको आयोजित किया है दो संस्थाओं ने मिलकर के, एक तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा भारत का आयुष मंत्रालय। दोनों ने मिलकर के पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया है। तो ये कहाँ पर हुआ? ये आयोजित किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर। शो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें शामिल होने के लिए WHO के जो महानिदेशक हैं यानी कि टेड्रोस एधनोम, वो भी आए हुए थे और उन्होंने ही इस इवेंट का उद्घाटन भी किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो टेड्रोस एधनोम WHO के महानिदेशक हैं वो भारत के दौरे पर भी आए हुए थे। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो रही है, तो भारत के अंदर पारंपरिक चिकित्सा पर दुनिया का पहला ग्लोबल सेंटर भी बनाया गया था जो कि गुजरात के जामनगर के अंदर बनाया गया है। गुजरात के जामनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल सेंटर बनाया गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। 18 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन किया है? G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई है और ये बैठक आप जानते हैं भारत की अध्यक्षता में ही हुई है, क्योंकि भारत ही G20 का अध्यक्ष है 2023 के लिए। तो ये बैठक हुई कहाँ पर है? ये बैठक वहीं पर हुई है जहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सम्मेलन हुआ था, यानी कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर। तो PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 19 अगस्त 2023 को ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का शुभारंभ किसने किया है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ यानी कि डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल। तो ये एक ऐसी पहल है जिसके तहत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दुनिया भर के जो कंट्रीज है उनकी हेल्प की जाएगी कि किस तरीके से वहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है दो लोगों ने संयुक्त रूप से। एक तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया और दूसरे जो WHO के महानिदेशक हैं यानी कि डॉक्टर टेड्रोस एधनोम। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि डॉक्टर मनसुख मांडविया। G20 महामारी कोष ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो G20 पैंडेमिक फंड जो है ये पिछले साल बनाया गया था जब G20 का अध्यक्ष इंडोनेशिया था। तो G20 के द्वारा ही इस महामारी कोष की शुरुआत की गई थी, जिसका मेन मकसद ये है कि दुनिया भर में पैंडेमिक की तैयारियों को मजबूत बनाना, यानी कि किसी भी तरीके का अगर पैंडेमिक भविष्य में आए तो उससे निपटने के लिए पहले ही कंट्रीज तैयार रहें। तो G20 महामारी कोष से उन कंट्रीज की हेल्प की जाएगी और इसी से भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे, जिसकी हाल ही में मंजूरी मिल गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 25 मिलियन डॉलर्स। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन के पहले पिंक रेलवे स्टेशन के रूप में कौन से स्टेशन का उद्घाटन किया है?
पिंक स्टेशन क्या होता है? एक ऐसा स्टेशन जिसको पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही नियंत्रित किया जाए, महिलाओं के द्वारा ही मैनेज किया जाए, उसको पिंक स्टेशन बोलते हैं। तो हाल ही में सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन का जो पहला पिंक स्टेशन बना है वो है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। सो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पेरू में खोजे गए इस जीव की एक नई प्रजाति का नाम अभिनेता हैरिसन फोर्ड के नाम पर रख दिया है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है पेरू कंट्री के अंदर। पेरू आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो यहाँ पर सांप की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और इसको नाम दिया गया है एक अमेरिकी अभिनेता के नाम पर, जिनका नाम है हैरिसन फोर्ड। तो हैरिसन फोर्ड जो है ये एक हॉलीवुड एक्टर है, इन्हीं के नाम पर इस प्रजाति को नाम दिया गया है। तो इसका नाम रखा क्या गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को नाम दिया गया है टैचीमेनोइड्स हैरिसन फोर्डी। टैचीमेनोइड्स हैरिसन फोर्डी। तो ये सांप की नई प्रजाति है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो डीजी यात्रा फैसिलिटी क्या है? ये फैसिलिटी ऐसी है कि यहाँ पर चेहरा पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको बोर्डिंग पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर चेहरा पहचान करने वाली जो तकनीक है, यानी कि फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आपके चेहरे की पहचान कर ली जाती है और इस तरीके से आपको चेक इन मिल जाती है। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला एयरपोर्ट जहाँ पर यह फैसिलिटी शुरू हुई है वो है गुवाहाटी हवाई अड्डा। असम का जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है, जिसको लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट भी बोलते हैं, वहीं पर यह फैसिलिटी हाल ही में शुरू हुई है। इससे पहले भारत के और भी कई सारे एयरपोर्ट पर शुरू हो चुकी है, लेकिन पूर्वोत्तर का जो पहला है वो है गुवाहाटी एयरपोर्ट। फिर ये क्वेश्चन स्पोर्ट का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि फिडे शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं। तो शतरंज का जो वर्ल्ड कप होता है, इसमें सेमीफाइनल में एंटर करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं आर प्रज्ञानंदा। इससे पहले भारत के सिर्फ एक ही खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो कि सेमीफाइनल और फाइनल में एंटर किए थे, उनका नाम था विश्वनाथन आनंद, जो कि आप जानते हैं 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। तो इसी तरीके से दूसरे जो भारतीय खिलाड़ी जो कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं शतरंज वर्ल्ड कप के अंदर, उनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। हालांकि अब ये सेमीफाइनल भी जीत चुके हैं और ये फाइनल में एंटर कर चुके हैं, और अगर ये इसको जीत जाते हैं तो ये शतरंज में भारत के दूसरे चैंपियन बन जाएंगे। वैसे इस बार का जो चेस वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सो इस तरीके से आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है, जो कि अगस्त के 3rd वीक से बने हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये इसी वीडियो पर आधारित हैं और इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री ने फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। और दूसरा सवाल है कि महाराष्ट्र की सरकार ने प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अगस्त के 3rd वीक में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको इस तरीके से वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो हम लोग इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।